नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल सेशन का वीडियो होगा ये, जिसमें एक आर्टिकल को मैं आज डिस्कस करूंगा और एक बिहार स्पेशल के न्यूज़ को आज मैं डिस्कस करूंगा। आज थोड़ा सा कम न्यूज़ मैं डिस्कस करूंगा, उसका कारण बता दूंगा। उससे पहले ज़रा ये देख लीजिए, बीपीएससी मेंस गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर इसका बता दीजिए क्या होगा। बहुत सारे गाइडेंस के लिए मैसेज आते हैं अभी, उसी को लेकर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पर। उसमें अगर आप जाएंगे तो सिलेबस से लेकर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कंप्लीट बुक लिस्ट पीटी और मेंस के रिगार्डिंग कहाँ से शुरू करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी कौन सा पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, आंसर राइटिंग कैसे करें, हर चीज़ का वीडियो आपको एक वीडियो मिल जाता है, एक प्लेलिस्ट मिल जाता है। बीपीएससी मेंस गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर आपको पेड आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक रहता है, वहाँ पर कृपया मैसेज करें तो आपको ज्वाइन करवा दूंगा मैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। देखिए, एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ एक दिन पहले रात का वीडियो है, क्योंकि सुबह में मैं जो है वो जब वीडियो आप सुन रहे हैं उससे मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, वापस जा रहा हूँ दिल्ली, तो वहाँ से फिर आपको कल से वीडियो रेगुलर मिलेगा न्यूज़पेपर का। आज मैं एक आर्टिकल का वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन आज के न्यूज़पेपर को मैंने कवर नहीं किया है। आज का न्यूज़पेपर मैं कल के वीडियो में कवर कर दूंगा कंप्लीट। ओके, एक भी न्यूज़ नहीं आपका छूटेगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी है, सोचिए एक फेस्टिवल था वो भी सही से नहीं मना पाता हूँ इस चक्कर में, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल से आपको रेगुलर न्यूज़पेपर का वीडियो मिलेगा। लेकिन आज का जो ये आर्टिकल है इसको ज़रूर कवर कीजिएगा, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इससे जुड़े हुए सवाल मुझे लगता है कि आपके साइंस एंड टेक में या डिफेंस से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर या करंट अफेयर में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। वो क्या है, देखिए, दरअसल में भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आर्म्स इंपोर्टर, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात करते हैं हम बहुत ही ज़्यादा, किसका, तो हथियारों का। क्यों आयात करते हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो हमारे सीमा पर निवास करते हैं और उनसे हमें बहुत ज़्यादा संकट रहता है। और उसके अलावा भी हमारी भी अपने कुछ महत्वाकांक्षा है कि दुनिया के सबसे मजबूत देश हम बने, उसके चक्कर में भी हम आर्म्स को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंटरनल भी हमारे लिए बहुत सारे सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं जिसके कारण से इंपोर्ट करते हैं आर्म्स को। तो इसी से संबंधित एक आर्टिकल द हिंदू में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था सॉरी, जिसमें डिटेल बताया गया था भारत जो है क्यों आर्म्स का इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनता जा रहा है धीरे धीरे। एक्सपोर्टर का मतलब क्या है कि हम आर्म्स के जो आयातक थे, हम धीरे धीरे क्या अब कर रहे हैं, तो हम आर्म्स के निर्यातक बन रहे हैं। हथियारों को पूरे दुनिया में हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कौन से बदलाव की हमने पॉलिसी में, कौन सी हमने बदलाव किए टेक्नोलॉजी में, क्या हमने कुछ ऐसा किया विदेश नीति में जिसके कारण हमारे हथियार जो हैं दुनिया भर में बिकने शुरू हो गए हैं। इसी चीज़ को जरा डिटेल में देखेंगे। देखिए क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। हाल के वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। किसमें, तो रक्षा निर्यातों में, डिफेंस एक्सपोर्ट में। और देखिए 2014 के बाद से जब जो करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी क्या बोले, मोदी जी की गवर्नमेंट, एक पार्टी की, एक आदमी की सारी पार्टी और राजनीति घूमती है, तो मोदी जी की गवर्नमेंट है। तो मोदी जी गवर्नमेंट ने एक चीज़ अच्छा किया है, क्या किया अच्छा, तो डिफेंस में इंपोर्ट से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की है इस सरकार ने। निसंदेह हमने इंपोर्ट भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने की भरसक कोशिश की है। 20 से भी ज़्यादा नई कंपनियों को स्थापित किया गया है। आर्म्स पॉलिसी भी लाई गई एक्सपोर्ट को लेकर, और इसके कारण से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे लिए नए जो बाजार है दुनिया भर के वो खुलते जा रहे हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि वैश्विक हथियारों का आयात में एक प्रमुख देश होने के बावजूद घरेलू रक्षा निर्माण को प्राथमिकता देने और अधिक उदार निर्यात नियामक ढांचे को अपनाने की दिशा में भारत ने 2023 में अपने रक्षा निर्यात मूल्य को 15,920 करोड़ रुपए, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हमने बढ़ा लिया है। जो भारत हमेशा खरीदने के लिए चर्चा में रहता था कि कहाँ से, रूस से खरीद रहा है और अमेरिका से खरीद रहा है, इजराइल से खरीद रहा है, इंग्लैंड से खरीद रहा है, फ्रांस से खरीद रहा है, अब वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है। 15,920 करोड़ रुपए के हमने हथियार बेचे हैं, जो 2016-17 में 1,521 करोड़ रुपए से 10 गुना ज़्यादा है। कितना हमने बेचा था 2016-17 में, 1,521 करोड़ का हथियार बेचा था, 1,521 करोड़ मात्र। अब हम 15,920 करोड़ पर पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। रक्षा निर्यात पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, 13-14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए का रहा। 13-14 में जो बाद के वर्षों में हासिल की गई छलांग को रेखांकित करता है। देखिए 13-14 में कितना था, और उससे 10 साल के बाद, लगभग में 10 साल बाद 2022 में 23 में कितना हो गया है, 15,920 करोड़। ये होती है प्रगति किसमें, एक्सपोर्ट में। इस परिवर्तन का श्रेय आयात पर निर्भरता को कम करने, एक मजबूत घरेलू रक्षा विनिर्माण आधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणनीतिक उपायों की श्रृंखला को दिया जा सकता है। इसका श्रेय किसको दिया जा सकता है, तो उस पॉलिसी को जिस पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया कि हम खरीदेंगे नहीं,
अब हम बेचेंगे, खरीदने की ज़रूरत जहाँ से होगी वो तो खरीद ही लेंगे, लेकिन खरीदने से भी ज़्यादा किस पर फोकस रहेगा हमारा, बेचने पर हमारा फोकस रहेगा। तीव्र वृद्धि के पीछे कारक कौन कौन से हैं? अब देखिए यहीं से आपसे सवाल पूछेगा कि भारत ने हाल ही में रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय उछाल को देखा है, इसके पीछे कौन कौन से नियत कारण हैं उसके बारे में बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि पहला कारण ये रहा, कारण ऐसे हेडिंग बनाएंगे, पहला कारण ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। पहला क्या है, रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन रणनीति 2020। कोरोना के समय भारत सरकार ने इस रणनीति को लाया था। भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि की आधारशिला DPEP रही, जो घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ाने और स्पष्ट निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है। 2025 तक रक्षा निर्यात राजस्व 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने का सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रक्षा में सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत सरकार ने लक्ष्य भी रखा था 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को हम प्राप्त कर लेंगे, और कितना बिलियन पे पहुंचे हैं गुरु, यहाँ पर देखिए 5 बिलियन के करीब में हम पहुंच भी गए हैं, 2025 से पहले ही पहुंच गए हैं। स्वदेशीकरण और खरीद नीतियां क्या है, इस दौरान कई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां पेश की गई। याद है आपको, भारत सरकार ने बोला था कि अब हम आर्मी से जुड़े हुए 100 से ज़्यादा सामान जो है वो खरीदेंगे ही नहीं बाहर से, यानी कि देश में उसको बनाएंगे, अलग अलग कंपनियां बनाएंगी, जैसे टाटा भी बनाने लग गई अब तो डिफेंस प्रोडक्ट, L&T भी बना रही है डिफेंस प्रोडक्ट, जो आपका अशोक लेलैंड है वो भी बना रही है क्या, डिफेंस प्रोडक्ट। तो ये सभी कंपनियां जो है वो डिफेंस सेक्टर में घुस रही हैं धीरे धीरे। स्वदेशीकरण व खरीद नीति क्या है, यही चीज़ है कि भाई घरेलू जो कंपनियां हैं उसी को बढ़ावा दिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हो, इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का 75% आरक्षण स्वदेशी रक्षा क्षेत्र के विकास को प्रेरित करता है। कि बाहर से जो सामान हम इम्पोर्ट कर रहे थे उसको रोककर हमने क्या फैसला लिया कि अब देश में ही हम सामान का निर्माण शुरू कर। उदारीकृत लाइसेंसिंग और प्रमाण मानदंड, पहले क्या होता था कि भाई लाइसेंस ही नहीं देती थी भारत सरकार किसी को, तो हमने थोड़ा सा लाइसेंसिंग बांटने में थोड़ा सा लिबरल बने हम कि देखो भाई कोई भी सामान अगर देश बनाना चाहता हो उसको बनाने दो, कोई बात नहीं, वो बाहर ही बेच लेगा और हमारे भी लिए सामान बना लेगा। मुख्य रूप से क्या होगा, देश में रक्षा से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो बननी शुरू होगी। और देश में 2 जगह पर, एक यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है यूपी में, और दूसरा कहाँ पर बन रहा है, तमिलनाडु में। दूसरा कहाँ पर, तो तमिलनाडु में, भारत के दक्षिण प्रदेश तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बन रहा है क्या, तो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है पूरा का पूरा। अगला देखिए क्या है, अगला पॉइंट है आपका संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण। दूतावासों के माध्यम से विदेशों में भारतीय रक्षा उपकरण की वृद्धि को विदेश मंत्रालय सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। विदेश मंत्रालय के जो दूतावास हैं, जगह जगह भारत सरकार के दूतावास हैं, उन सभी को बोला गया कि देखो भाई अपना सामान बेचने के लिए थोड़ा सा प्रचार प्रसार करो और सामान बेचो। इसके अलावा आपने क्या देखा है, डिफेंस एक्सपो लगता है। डिफेंस एक्सपो का क्या तात्पर्य होता है भाई, तो डिफेंस एक्सपो में यह होता है कि भारत में जो बने हुए रक्षा निर्यात रक्षा के उत्पाद हैं उसको प्रदर्शित किया जाता है। पूरे दुनिया भर के मंत्रियों को, रक्षा मंत्रियों को, आर्मी के चीफों को, उसके बाद से दूतावास के कर्मचारियों को बुलाया जाता है, वहाँ पर इन्वाइट किया, बोलते हैं कि देखिए ये हमारा सामान है, हम ये सब चीज़ें बनाते हैं, आप भी अगर खरीदना चाहें तो इसमें से खरीद सकते हैं। हम अपना हवाई जहाज़, अपना हेलीकॉप्टर, अपना रॉकेट, अपना बम बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट, हर चीज़ वहाँ पर प्रदर्शनी में लगाते हैं और बोलते हैं देखो भाई साहब ये रहा दुकान हमारा, इसमें जो आप खरीदना चाहते हैं बताइए, हम आपको बेचेंगे। ये क्यों लगाया जाता है, ये भी इसीलिए कि भाई डिफेंस से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उसको कैसे बेचा जाए। अच्छा है, अगला है रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना। इसका मतलब क्या है, तो 2 डिफेंस कॉरिडोर हमने बनाए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पूरा का पूरा क्षेत्र ही होगा, जैसे यूपी में भी एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, बहुत सारे जिलों को मिलाकर बनाया गया क्षेत्र, जहाँ पर क्या किया जाता है, पूरे डिफेंस से जुड़े हुए प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। उनसे जुड़ी हुई फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं, जैसे ब्रह्मोस का फैक्ट्री शायद तमिलनाडु में लगाया गया और यूपी में भी लगाया गया है। रॉकेट लॉन्चर का भी फैक्ट्री लगाया गया है। इन सब का फैक्ट्री हम स्थापित कर रहे हैं। अब दुनिया में जिसको भी लड़ना है लड़ो, हथियार हम देंगे। अमेरिका की भी तो यही नीति रही है कि जिसको लड़ना है लड़ो, हथियार हम देंगे। पीछे से थोड़ा सा शोरगुल आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए आज के लिए, बस कल से सब कुछ परफेक्ट कर दूंगा मैं। ओके, अगला देखिए क्या है, रक्षा नवाचार संगठन 2018 में स्थापित रक्षा नवाचार संगठन DIO डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों, रक्षा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए वित्त पोषण, सलाह व अन्य सहायता के माध्यम से स्टार्टअप और नवोन्मेषकों का समर्थन करता है। यह बोलता है नए नए स्टार्टअपों के कि भाई साहब आप भी आओ, इतना पढ़ लिख लियो, IIT से आके क्या करो, रक्षा से जुड़े हुए उत्पाद बनाओ। आपको याद होगा कि यूपी में बरेली में AK-47 AK असॉल्ट राइफल था कोई, आई थिंक असॉल्ट राइफल का बहुत बड़ा कारखाना खोला गया था। कहाँ पर, तो असॉल्ट राइफल का मतलब होता है जैसे AK-47 हो गया, ये सब असॉल्ट राइफल कहलाते हैं, युद्ध में लड़ने वाले राइफल। ओके,
इन्हीं से जुड़े हुए एक फैक्ट्री भी स्थापित किया गया है। कहाँ पर? AK-56 है शायद, यूपी में स्थापित किया गया है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफेंस एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है। क्या लगातार बढ़ता जा रहा है? नहीं, बीच में यहाँ पर देखिए एक बार कम हुआ, फिर जाकर बढ़ रहा है। तो ये तो बता ही सकते हैं कि 2014 की तुलना में धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन क्या कंटिन्यूअस एक ही रफ्तार से बढ़ रहा है? तो नहीं। ट्रेंड को याद रखिएगा, बाकी आंकड़ों को ध्यान में मत रखिएगा। अगला देखिए क्या है कि मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद समग्र रुझान रक्षा निर्यात राजस्व में सराहनीय वृद्धि को दर्शाता है। 2023 में चरम पर पहुंच गया है। ये एक सफलता के बावजूद हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बहुत सारा भी हमें कोशिश करना पड़ेगा। नए नए बाजार जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देशों के साथ ब्रह्मोस व आकाश मिसाइल प्रणाली के संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है हमें। भले ही इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली में रुचि है, लेकिन भारत ने इस रुचि को मूर्त व्यावसायिक समझौते में बदलने के लिए संघर्ष किया है। इन देशों ने हमें बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, हमें ब्रह्मोस चाहिए, लेकिन हम उनको बेच नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसके कारण से हम अभी भी उनको ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो है नहीं बेच पा रहे हैं। उसको बेचकर हम खूब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो इतनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है क्रूज मिसाइल की, जो हम सबको दे भी नहीं सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओमान, म्यांमार, मॉरिशस, वियतनाम जैसे देशों में पर्याप्त नौसैनिक रक्षा आदेश प्राप्त करना भारत के लिए मुश्किल साबित हुआ है। इन चुनौतियों से निपटना आने वाले वर्षों के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। कि ऑर्डर तो हमने ले लिया है, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे समय पर, तो क्या होगा, वो फिर गड़बड़ा जाएगा। जैसे मैं आपको कमिटमेंट कोई दे दूं, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाऊँ तो क्या होता है, विश्वास डोलता है। और ट्रस्ट बनाकर रखना सबसे मुश्किल काम होता है गुरु। ट्रस्ट बनाकर रखना, किसी का ट्रस्ट हासिल करना उतना कठिन नहीं होता जितना बनाकर रखना कठिन होता है। प्रमुख निर्यात क्या है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का निर्यात फिलीपींस को किया गया है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस बेचा है। इसके वियतनाम और इंडोनेशिया का निर्यात किए जाने की भी संभावना है। आने वाले समय में वियतनाम और इंडोनेशिया को हम क्या बेचेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल बेचेंगे। HAL द्वारा विकसित ध्रुव हेलीकॉप्टर को नेपाल, मालदीव, इक्वाडोर और पेरू को निर्यात किया गया है। DRDO और आकाश मिसाइल प्रणाली को वियतनाम और ओमान के लिए निर्यात किए जाने की संभावना है। सोनार प्रणाली वियतनाम और म्यांमार को निर्यात की जा रही है। बुलेट प्रूफ जैकेट नेपाल, UAE, मलेशिया को निर्यात किए जाते हैं। T-90 टैंक को अल्जीरिया, तुर्कमेनिस्तान को निर्यात किया गया था। अन्य निर्यातों वेपन, सिमुलेटर, टीयर गैस लॉन्चर, टॉर्पीडो, लैंडिंग मैकेनिज्म, अलार्म मॉनिटरिंग इत्यादि बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो हम अन्य देशों को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या सारा का सारा सरकार ही कर रही है क्या? नहीं, निजी क्षेत्र की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में निजी कंपनियां हैदराबाद में टाटा एडवांस सिस्टम जैसी अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास निवेश करती है। भारत के रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग किया है। उदाहरण के लिए HAO-20 के लिए AM जनरल के साथ भारत फोर्ज जो लड़ाकू विमानों के लिए साब के साथ महिंद्रा डिफेंस सिस्टम का सहयोग है। बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर अपने देश की जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, वो क्या करती है, बाहर के देशों के साथ क्या करती हैं, तो संबंध बना लेती हैं, रिलेशन स्थापित करती हैं और उनसे मिलकर फिर क्या करते हैं, भारत में कोई उत्पाद बनाने का काम करती हैं। अगला क्या है, सक्रिय रूप से रक्षा उत्पादों का निर्यात, जैसे कि भारत फोर्ज संयुक्त राज्य अमेरिका को तोपखाने प्रणालियों का निर्यात करता है। ये अमेरिका को क्या करता है, तोपखाना का जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है वो किसको निर्यात करता है, तो अमेरिका को करता है। रक्षा निर्माण निर्यात के लिए अवसंरचना निवेश, जैसे एरोस्पेस घटक के लिए नागपुर में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी डेवलप की गई है। टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम ज्वाइंट एडवेंचर क्या कर रहे हैं, भारत में स्थापित की जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी और प्राइवेट कंपनियां ग्लोबल कंपनियों के साथ भी मिलकर भारत में क्या कर रही है, रक्षा उत्पादों को बनाने की कोशिश कर रही है। अब अगला जो मुद्दा है, वो अगला मुद्दा आपको चुनौतियों के बारे में पढ़ना चाहिए। ज़्यादा आंकड़ों मत उलझिए। चुनौतियां आपसे पूछी जाएंगी। पहला तो पूछा जाएगा कारण कौन कौन से हैं, और अगला पूछा जाएगा कि चुनौतियां कौन कौन से। इससे ये भी पूछा जा सकता है भाई प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव में आप सोचिएगा क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे मैं बताता हूँ, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सुधर सकता है, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं, सामरिक बढ़त हासिल हो सकती है हमें, और क्या हो सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा इससे देश में, रोजगार क्रिएट हो सकता है इससे देश में, और क्या होगा, दुनिया में जो छवि है वो भी मजबूत बनती है कि इतना बड़ा देश है लेकिन आर्म्स के लिए, हथियार के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। सोचिए कोई बहुत बड़ा योद्धा है लेकिन उसके पास धनुष ही उसको कोई और बना कर देता है, क्योंकि खुद से ही बनाना होता है ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी चीज होती है। समन्वय बढ़ाना, निरंतर विकास हासिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय 3 सशस्त्र सेवा यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, निजी निर्माता और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच सामंजस्य बढ़ाने की आवश्यकता है। कि जो निजी क्षेत्र की या प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की, भारत सरकार की कोई कंपनी काम करे, जैसे HAL
और रिलायंस काम करती है। रिलायंस और HAL का तो बहुत अच्छा बनेगा, अंबानी से दोस्ती है इनकी। वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि चलिए एक बार ह्यूमर को छोड़कर मैं कहता हूँ कि क्या है कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी, और क्या है तो डिफेंस का जो बड़े बड़े संस्थान जैसे DRDO है या HAL है, तो इन सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑर्डर जब कोई आता है तो अगर हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे तो एक साथ पूरे भारत की बेइज्जती होती है कि हमने भारत से हथियार खरीदा और क्या हुआ, वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। संस्थागत हठधर्मिता पर काबू पाना। ऐतिहासिक रूप से संस्थागत और नीतिगत हठधर्मिता ने समितियों और रिपोर्टों की सिफारिशों के निष्पादन बाधा उत्पन्न की है, जबकि वर्तमान प्रवृत्ति निष्पादन वृद्धि का सुझाव देती है। दीर्घकालिक सफलता के लिए ध्यान और गति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अगर आप लॉन्ग टर्म में खुद को स्थापित करना चाहते हो तो आपको कमिटमेंट पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं देते हो, अच्छा अगर आप हथियार नहीं दोगे तो आपसे कोई हथियार नहीं खरीदेगा, और अच्छा अगर आप वीडियो नहीं देखते हो डालोगे यूट्यूब पर तो आपका कोई वीडियो नहीं देखेगा। कंटेंट होना चाहिए, सब्सक्राइबर अपने आप आते हैं। तो यही मैं क्या कह रहा हूँ कि खरीदार अपने आप आएंगे अगर आपका उत्पाद बढ़िया होगा और समय पर होगा, यानी कि टाइमिंग, आप जो कमिटमेंट कर रहे हो वो पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, और आपने जो बना कर दिया। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ किस्सा। अर्जेंटीना को जानते ही होंगे आप, अर्जेंटीना को एक खिलाड़ी की वजह से भी जानते होंगे। चलिए छोड़िए, अर्जेंटीना जो है इस देश ने हमसे हेलीकॉप्टर खरीदा था, ध्रुव नामक हेलीकॉप्टर खरीदा, और उस ध्रुव हेलीकॉप्टर बहुत सारी खराबी आ गई, उन्होंने वापस भी कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे मार्केट में बेइज्जती हुई, नाम खराब हो गया। तो ये आपको एक समझना पड़ेगा कि देखिए उत्पाद आप कोई भी उठाकर बेच देंगे किसी को, इससे काम नहीं चलने वाला है। प्रतिस्पर्धात्मकता में चुनौती। भारत की रक्षा पेशकशों को अक्सर अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे प्रमुख रक्षा निर्यातकों की तुलना में कम गुणवत्ता, उच्च लागत की धारणाओं का सामना करना पड़ता है कि उनके तुलना हमारी गुणवत्ता भी कमज़ोर है और लागत भी ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसके कारण से लोग हमारा सामान खरीदते नहीं हैं। सीमित निर्यात पोर्टफोलियो का मतलब है कि अभी भी भारत का जो बहुत सारा सामान है चुनिंदा देश और विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों तक ही मतलब कि सीमित है। हम कुछ ही सामान बेचते हैं और कुछ विशेष देशों को ही बेच सकते हैं, जबकि अमेरिका क्या है, अमेरिका यूक्रेन को भी हथियार बेच सकता है, अमेरिका इजराइल को भी हथियार बेचेगा, और जो अरब देश है उनको भी हथियार बेचेगा। दोनों को बोला लड़ो, हम पार्टी करते हैं बैठकर। इस प्रकार की रणनीति भी होनी चाहिए हमारी कि भाई देखो ठीक है, महात्मा गांधी को हम फॉलो करते हैं, हमारे वो राष्ट्रपिता हैं, शांति की नीति हमारी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अर्थ भी देखना चाहिए, पैसा भी देखना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा इस नीति में भी बदलाव करना पड़ेगा कि कौन कौन सामानों को हम बेचते हैं। नौकरशाही की बाध्यताएँ भी हैं, बहुत हैं। नौकरशाही का मतलब होता है IAS, IFS और IPS। ये जब बन के जाते हैं तो इनको लगता है हम हैं और बाकी दुनिया में जो भी है सब मूर्ख ही हैं। ये इतने ज़्यादा बाधाएं लादते हैं, इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी है भारत सरकार में, अभी भी गवर्नमेंट में इतने सारे चरण बाय चरण बनाए गए हैं, स्टेज बाय स्टेज बनाए गए एक चीज़ के लिए, एक सुई तक के लिए, कि उसी में आदमी परेशान हो जाता है क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। तो यानी कि नौकरशाही की बाधा भी बहुत बड़ी बाधा है। अगला क्या, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी तो अपने यहाँ हमेशा सही रहा, तो इसके कारण से भी बाधाएं उत्पन्न होती है। समर्पित रक्षा अवसंरचना नहीं है, आगे की राह क्या है, समर्पित रक्षा अवसंरचना होना चाहिए, व्यापार समर्थन होना चाहिए, अनुसंधान और विकास अवसंरचना होना चाहिए। निष्कर्ष क्या है कि हम लोगों को मिलकर काम करना है। अगर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो। ये था आपका डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ आर्टिकल। एक बिहार स्पेशल का मैं न्यूज़ आपको दिखाता हूँ। इनको देखिए कौन है, तो ये है अपने बिहार की एक बच्चिया, जिनको क्या मिला है, बच्ची हैं और इनको क्या मिला है, बिहार के सीवान जिले के यूसरा फातिमा सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोर बन गई हैं। सीवान जिला की कांग्रेचुलेसन, यूसरा फातिमा जी सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखा है इन्होंने, और पहली किशोर बन गई है, जिसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्ज किया गया है। सीवान के रहने वाले यूसरा फातिमा, इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, वन लाइनर फैक्ट है, PTA पूछा जा सकता है। सीवान जिले का इनका पूरा एड्रेस दिया है। 15 साल 6 महीने की उम्र में 4 काव्य लिखकर यह उपलब्धि हासिल की है। 15 साल की उम्र में 4 काव्य इन्होंने लिख लिया, और आप एक निबंध लिखने से डर रहे हैं। बताइए महाराज क्या जमाना आ गया है, थोड़ा सा कोशिश तो कीजिए, आप ही लिख सकते हैं। इन्होंने 4 किताबें छाप दी, काव्य छाप दिया, और आप एक निबंध लिखने में डर रहे हैं। इस रिकॉर्ड के साथ वो किशोर अवस्था में सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली लड़की बन गई हैं। यूसरा 8 वर्ष की उम्र से कविताएं लिख रही हैं। 12 वर्ष की उम्र में उसने पहली काव्य पुस्तक लिखी थी। यूसरा ने अपनी हिंदी कविताओं के माध्यम से समाज को आईने के रूप में रखने की कोशिश की है। इसके अलावा समाज को जागरूक करते हुए लिखा कि चलचित्र से केवल चित्र नहीं देखे बल्कि उसके चरित्र देखें और अनुसरण करें। यूसरा ने 4 काव्य लिखी हैं, जिसमें जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई, बेरुखी काव्य संग्रह शामिल है। यूसरा जी को आप देख सकते हैं, आप ही निबंध लिखिए, इन्होंने 4 बुकें लिख डाली है। तो चलिए ठीक है, आज का इतना ही रहा, और मुझे पता है थोड़ा सा न्यूज़ की कमी लग रही हो आपकी, लेकिन कल से मैं कर दूंगा पूरा, प्रॉमिस जब मैं करता हूं तो उसको पूरा करता हूं। आज के लिए इतना ही रखिए, और सॉरी ठीक है आपको दिक्कत हुई उसके लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।